एक बार इतिहास के बारे में आपको रिकॉल करा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज यानी पाषाण काल, फिर हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सब पढ़ा। फिर हमने पढ़ा महाजनपद के बारे में। महाजनपद में बहुत सारे एम्पायर है। हसीना माशुका ग्रेट प्लेयर, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। फिर हमने पढ़ा आईएसपी के, ठीक ठाक पढ़ लिया हमने अब तक अभी तक। फिर हमने पढ़ा आईएस, इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, कुषाण, है ना। फिर हमने पढ़ा उसका गुप्ता एम्पायर। फिर हमने पढ़ा उसके बाद, टॉपिक ज़्यादा है लेकिन लेक्चर कम होंगे शायद, मेरे हिसाब से 7-8 लेक्चर शायद, मैं भी शायद हूँ या 10 के आसपास ऐसे लेक्चर होंगे। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, मतलब कि टॉपिक ज़्यादा है। ये एक क्लास में हमने 2-2, 3-3 टॉपिक भी किए हैं। चलो आज शुरू करें भाई। अब हमें बात करना है किसके बारे में, साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करना है हमें? देखो सुनो, एक मैंने चीज़ नोटिस करी कि नॉर्थ इंडिया के बारे में तो बहुत जानकारी है, लेकिन साउथ के बारे में जानकारी उतनी नहीं है हमारे पास, उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसा अभी भी है और ऐसा मिडल इंडिया में भी देखूंगा। हम लोग ये जो साउथ इंडिया है ना गाइस, साउथ इंडिया में सुनो, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, कभी ऐसे यहाँ पे साउथ में 4 राज्य है, BOAT। बोट मतलब क्या होता है? बोट मतलब नाव। तो एक हो गया बंगाल, एक हो गया उड़ीसा, एक हो गया आंध्र प्रदेश और एक हो गया तमिलनाडु, ठीक है ना। और इधर 5 राज्य, GMGKK, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है ना। तो मेनली ये कुछ ये वाला राज्य और थोड़ा बहुत कर्नाटक और केरल वाला, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। कोई पूछा, ये हमारा कोस्टल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ये हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं। कोई पूछा आपसे कि हमारे कोस्टल स्टेट कितने हैं, मतलब तटीय राज्य कितने हैं, तो टोटल 9 हैं। 4 उस तरफ और 5 इस तरफ। आज तो दिल्ली पुलिस के मॉक में क्वेश्चन आया था कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस तट पर है। तो आपको पता है ये अरब सागर है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के आसपास है ना, उड़ीसा में। तो ये किसके, बंगाल की खाड़ी के नियर बाई है, बट बच्चे ने अरब सागर लगा दिया था। बच्चों को शायद मैप का क्लियर नहीं होगा तो गलत हो गया उसका क्वेश्चन, ठीक है। करें, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया के बारे में इतना सब पढ़ने को है, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन साउथ इंडिया पे इतने ज़्यादा अटैक हुए कि उनका सब कुछ क्या हो गया, लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। उनके पास कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। और हिस्ट्री में ना गाइस कब क्या हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो वेद हैं और वेदांग हैं, उसमें साउथ इंडिया के कुछ कंट्रीज और राज्यों और राजाओं की बात, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ये भी बात हमने देखी है, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। साउथ इंडिया में गाइस टोटल 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल? 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य मैं आपको बताऊं? चोल, चेर और पांडे। कितने राज्य टोटल? दिखेगा कि नहीं दिखेगा आज? चोल, चेर और पांडे। साउथ इंडिया में टोटल 3 राज्य देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है चेर है, एक है चोल है, और एक क्या है आपका, पांडे है। क्या है आपका? इसको पांडे कहते हैं ना। तो इन तीनों राज्यों में गए सबसे जो पुराना है ना वो पांडे वाला। सबसे पुराना क्या है? ठीक है, आप पंडितों से याद रखना कि सबसे पुराना क्या है, पांडे। आज तो बल्कि इसका बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा, आपको बताऊंगा आगे कभी। हाँ, क्या क्या क्या? नहीं, ये वंश के नाम है, ये राज्य के नाम नहीं है, लेकिन वंश के नाम पे ये राज्य का नाम भी है। इसको चोल देश कहते हैं और वंश का नाम भी चोल ही है। इसको पांडे देश कहते हैं और उसका नाम भी पांडे ही है। ये चेर वंश है और उसका देश का नाम भी चेर ही है। आगे चलकर जब मिडवल हम पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो इन्हीं का नाम हो जाता है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना, विजयनगर। तो आज एक दिल्ली पुलिस के मॉक में एक क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन पूछा था बहुत तगड़ा, कह रहा कि विजयनगर एम्पायर में, उसने कहा उझावन, एक वर्ड बोला था उसने, क्या बोला उसने? उझावन बोला। विजयनगर एम्पायर में उझावन क्या होता है? तो ध्यान रखना, उझावन जो होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? अब मैंने कहा ना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको किसी का नोट्स उठाऊंगा आप, अगर मिलेगा तो उसने प्रीवियस ईयर देख के ही लिखा है वहां पे, ठीक है ना। तो जैसे ये शब्द आप, जैसे मैंने आपको विजयनगर पढ़ा दिया, आपको नहीं मिला, आपने क्वेश्चन देखा, आप उसको नोट्स में ऐड करो, ठीक है ना। तो आपके नोट्स किसी भी टीचर से भी अच्छे बनेंगे। कल को मान को चलो आप पढ़ाते हो उसको, तो ठीक है ना, उसमें सारी कमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि और आप लोगों को दिखता है तो आप मुझे भी भेजो ताकि मैं ऐड कर सकूं,
तो मैंने आपको बताया गाइस कि साउथ में 3 कंट्रीज हैं। एक है क्या हमारा, एक है हमारा पांडे, एक क्या है हमारा, एक है हमारे पास चोल है ना भाई, और एक है हमारे पास चेर। ठीक है, 3 है। अब ध्यान से सुनना, लगभग 100 एडी की बात कर रहा है गाइस। अच्छा 100 एडी समझ रहे हो ना, 0 से 100 की बात कर रहा है, यानी इससे पहले की कोई खास इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये भी चक्कर है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि दक्षिण भारत में जो पांडे राजा थे, पांडे कौन से, ये नीचे वाले जो थे, तमिलनाडु वाले जो थे, ठीक है ना, इन्होंने, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो 3 वंश है चोल चेर और पांडे, इनको ये एहसास होता है कि भाई हमारी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, एसएससी के बच्चे कल को तैयारी करेंगे तो हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं एक काम करते हैं, अपनी हिस्ट्री को बनाने के लिए हम ना सम्मेलन करते हैं, हम मीटिंग्स करवाते हैं, 3 बड़ी बड़ी मीटिंग, जैसे बौद्ध धर्म की मीटिंग हुई, जैन धर्म की काउंसिल से, वैसे ही सेम हम 3 काउंसिल करवाए इन्होंने। और 3 काउंसिल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसने दिखाया, पांडे। स्पॉन्सरशिप किसने दी, खर्चा, स्पॉन्सरशिप समझ लो ना आप लोग, खर्चा। तो मीटिंग जो हुई उसमें जो बंदे आए उनके आने जाने की फ़्लाइट की टिकट, रूम रेंट, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, सारा अफोर्ड किसने किया, फ़ोन तक के रिचार्ज करा दिया बंदों ने। ठीक है ना, पांडे वंश ने। तो 3 साउथ इंडिया में कितने वंश टोटल, चोल चेर, और उनका कोई इतिहास की जानकारी पांडे वालों को रियलाइज हो रही, तो गलत हो रहा है हमारे साथ। कल को बंदे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे हमारे बारे में, है ना। तो कह रहे कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तो उन्होंने मीटिंग करानी चालू करी ताकि कुछ इतिहास में हमारे ऊपर हो जाए। मीटिंग में होगा क्या, मीटिंग में डिस्कशन होगा और वो लोग कुछ लिटरेचर रखेंगे, उस लिटरेचर से हमें उस वंश के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यही तो होगा और क्या होगा। तो पांडे जो है, पांडे राजाओं के संरक्षण में गए, संरक्षण समझ लो ना, मतलब उनकी सुपरविजन में 3 बड़े बड़े क्या हो गए हमारे पास, 3 बड़े बड़े काउंसिल्स हो गए, मतलब कि सम्मेलन समझ लो, कॉन्फ्रेंसेस कह लो, मीटिंग कह लो, 3 बड़े बड़े क्या हो गए, मीटिंग हो गए। और इन सम्मेलनों को तमिल भाषा में संगम का, संगम का मतलब क्या होता है, मिलना, एक तरह से संगम का मतलब क्या होता है, मिलना होता है। संगम वर्ड को इंग्लिश में संगम ही कहेंगे वैसे तो, ठीक है ना। तो मिल रहे हैं इसकी वजह से ये कह रहे हैं ऐसा। आगे क्या कह रहा है आपका, अच्छा ये जो मीटिंग हुई गई इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं, इसमें इन लोगों ने क्या किया, तो ये जो मीटिंग्स हुई उसमें कई इन्होंने तमिल लिटरेचर्स को लिखा, ठीक है ना, और इसीलिए उनको संगम साहित्य भी कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संगम लिटरेचर भी कहा जाता है। अभी तक क्लियर आप लोगों को। साउथ इंडिया में कितने हैं टोटल, चोल चेर, और डायग्राम में बना सकते हो ना, देखो डायग्राम बड़ा जरूरी है कामयाब होने के लिए। मैं बताऊं आपको, मैं बच्चों के मॉक टेस्ट देखता हूँ ना, जब उनके मॉक टेस्ट मैं एनालिसिस करता हूँ। अब आज के डेट में दिल्ली पुलिस में क्या हो रहा है, कोई भी जो सीनियर बच्चा, जैसे आप लोग मॉक लगाते हो, आप में कोई ऐसा बच्चा जो सीनियर है और कल को सीनियर होगे ना आप लोग भी, तो कल को आप लोग मॉक लगाओगे और मॉक में आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका स्कोर नहीं बढ़ा, तो आप लेके आओ मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको कैसे स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस समय करंट में जो दूसरे बैच में जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं, जैसे एक ने मॉक लगाया दिल्ली पुलिस को, मुझे दिखाया, तो मैंने उसको टॉपिक बोल दिया, अब ये टॉपिक पढ़ना है उसको, तो स्कोर देखो उसका अगले वाले में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फिर अगले वाले के फिर से अगला मॉक लगाया, फिर टॉपिक बताऊंगा उसको मैं, ठीक है ना। सीधे सीधे उन टॉपिक पे अटैक करना है जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं। तो मैंने जब उसका मॉक एनालिसिस करा तो मैंने उसको ये मैपिंग की तो नॉलेज ही नहीं उसको, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर अरब सागर के इधर कर रहा है, जबकि अरब सागर तो इधर है, बंगाल की खाड़ी करना चाहिए, तो वो अरब सागर कर रहा है, ठीक है ना। तो मैप की नॉलेज थोड़ी 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 आपको होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ है। मैप पे भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। मैप पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। भारत तो छोड़ो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से उन्होंने सवाल पूछ दिया कि अफ्रीका का इनमें से कौन सा देश कोस्टल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, समझ रहे लोग, अफ्रीका का कौन सा देश इसमें से कोस्टल बाउंड्री शेयर, मतलब तटीय सीमा शेयर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने टिम्बकटू के बारे में पढ़ाया था आप लोग को, टिम्बकटू बोला था कभी, ये वर्ड पहली बार बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे मैं, टिम्बकटू, जहाँ पे इबन बतूता आएगा, मिडवल में पढ़ेंगे अभी आएगा। इबन बतूता एक साउथ अफ्रीका से बंदा आया था, मोरक्को से, तो वो टिम्बकटू, तो माली एक जगह है अफ्रीका में, और ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आगे करेंगे इसके बारे में। तो गाइस मैंने बोला आपको कि ये पांडे है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, चोल है, और ये क्या आपका चेर है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। तो मैंने पूछा साउथ इंडिया में कितनी डायनेस्टी, टोटल कितने वंश है, चोल चेल और पांडे, लेकिन उसमें से किसको रियलाइज होता है कि हमारे पर लिटरेचर होना चाहिए, है ना। तो वो संगम मीटिंग कौन कराता है, पांडे। संगम का मतलब क्या है, जहाँ पे सारे लोग मिल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जैसे बनारस में संगम कहते हैं, जब गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलती तो वो संगम हो जाता है, ठीक है ना। तो संगम का खर्चा कौन बेयर करता है, पांडे वाले।
और इसमें होता क्या है, वो लोग तमिल लिटरेचर के ऊपर, तमिल लिटरेचर का, लिटरेचर समझते हो ना आप लोग, भाषा, जैसे इंग्लिश एक लिटरेचर है, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, और भी बहुत सारे, ठीक है ना। तो तमिल लिटरेचर के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, बुक्स लिखना चालू करते हैं, ताकि जनता को पता चले आने वाले वंश में हम थोड़ा, अच्छा मान लो ना लिखते तो ये चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि हम शुरुआत ही इससे कर रहे हैं कि संगम से हुआ जो हुआ। अगर मान लो संगम ना होता तो फिर तुम कहीं आगे कुछ पढ़ रहे होते, या तो इन वंशों के नाम हम दूसरों वंशों के हिस्ट्री में पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। तो गाइस कितनी मीटिंग हुई टोटल, 3 मीटिंग हुई। अच्छा, इन 3 मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला बताया, कुछ नहीं, ठीक है ना। इन तीनों मीटिंग का लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, कुछ खास नहीं निकला। आ जाओ देखो बताता हूँ कैसे। पहली जो मीटिंग हुई गाइस, तीनों मीटिंग की स्पॉन्सरशिप किसने दी, पांड्या ने। पहली मीटिंग जो हो गई वो दक्षिण के मदुरई में हुई, कहाँ पे हुई, मदुरई में हुई। मदुरई वो देखा, वो जो आपको मैंने मैप दिखाया था ना, मदुरई जो मैंने आपको मैप दिखाया था, उस मैप में पांडवों की कैपिटल थी मदुरई। अगर आपने गौर से देखा होगा मैप, अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको, हिस्ट्री, कहीं दिख रहा चोलचर पांडे जी रहा। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे आप लोग, तो इसमें पांडे जो हैं स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं पांडे वाले, है ना भाई, और इनकी कैपिटल क्या है पांड्यों की, मदुरई। तो सारी मीटिंग, पहली वाली मीटिंग कहाँ पे हुई, कैपिटल में हुई। और उस मीटिंग को लीड कौन कर रहा था, तो अगस्त ऋषि लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहे थे, अगस्त ऋषि लीड कर रहे थे, उनका नाम अगस्त था। इसमें कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 89 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो जहाँ पे ये मीटिंग हुई, ये जगह डिस्ट्रॉय होगी, और जितने भी लिटरेचर रखे गए, जितने भी लिटरेचर लिखे गए इसमें, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं है। मैंने कहा ना, इन्होंने 3 मीटिंग तो की है, बात तो सच है, लेकिन तीनों का कोई खास कंक्लूजन नहीं है। अब सेकंड मीटिंग पे आते हैं। सेकंड मीटिंग जो है वो कपाटपुरम में हुई। कहाँ हुई, कपाटपुरम में हुई, वो भी मधुर, वही सेम पांडे वाले कैपिटल में। और इसको भी किसने लीड किया, स्टार्टिंग में तो अगस्त ऋषि ने किया, लेकिन बाद में तोलकापियर ने किया। किसने किया, तोलकापियर। पहले अगस्त ऋषि ने और दूसरे पे तोलकापियर ने। अच्छा, ये जो तोलकापियर था, ये जब बंदा जब मीटिंग का हेड बना, तो इसने कहा यार कि मैं अपने नाम पे किताब लिखूंगा। तो उसने एक बुक लिखी तमिल लिटरेचर, उसका नाम लिखा तोलकापियम। तोलकापियर ने कौन सी किताब लिखी, तोलकापियम। और इस मीटिंग में कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, पहले वालों में 89, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो सेकंड मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट मीटिंग का कोई कंक्लूजन, सेकंड मीटिंग का एक कंक्लूजन है, तोलकापियर ने एक किताब लिखी तोलकापियम, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मीटिंग की। इसको लीड किया था नकियर, एक साधु थे उस समय के, जो आदमी रहे होंगे, जो भी है, नकियर। इसमें कितने ने, 89, 59, और ऐसा कुछ डाउट सा क्यों लग रहा है मुझे इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। संगम में लिखे गए साहित्य का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब ये जो मीटिंग हुई, ये जो संगम हुए, इसमें जितने लिटरेचर लिखे गए, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है इस वाले में, थर्ड वाले में। समझ पा रहे हो आप लोग। तो अब ध्यान से देखना, टोटल कितने मीटिंग हुई टोटल। पहले वाले का कौन लीडर था, अगस्त। दूसरे वाले का भी अगस्त, लेकिन बाद में तोलकापियम, और उन्होंने एक किताब लिखी तोलकापियर। उसके बाद थर्ड वाले का भी कोई रिजल्ट। फर्स्ट वाले में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब उन्होंने अलग अलग देशों के या अलग अलग एम्पायर्स के लगभग 89 किंग्स को उन्होंने बुलाया अपने पास, ठीक है ना। इसमें 59 और इसमें 49, ऐसे चलता रहा। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो तीनों ही मीटिंग जो है तमिलनाडु में, वो मैंने आपको बताया था BOAT, है ना। तो तमिलनाडु यानी पांडे वाले एरिया में वो सारे के सारे, ठीक है ना। अगस्त ऋषि बनारस के रहने वाले थे, तो मैंने कहा ना कि उनको बुलाया, उनका सारा खर्चा बियर किया, आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, बाद में वो तमिलनाडु में ही क्या हो गए, बस गए, ठीक है ना। आगे इनको ना अगस्त ऋषि जो है ना, इनको तमिल लिटरेचर का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर किसे कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हो रही है, ठीक है ना। और क्या कह रहा आपका, ये जो जितने भी मीटिंग हुई थी गाइज, इनका प्रोटेक्शन, इनको रॉयल प्रोटेक्शन प्राप्त था। समझ पर आप लोग, क्या इनको सबको क्या था, प्रोटेक्शन प्राप्त था इन मीटिंग। मतलब इन मीटिंग्स को कोई अटैक करेगा तो समझ लो कि सीधे सीधे किस पे अटैक करेगा, पांडे राजाओं पे। किस पे अटैक करेगा,
मैंने कहा ना, मैंने कहा भाई मैंने कहा दोनों दो दोस्त हैं, है ना। मैंने कहा जो इसको मारेगा उससे मैं भिड़ूंगा, वो वाली बात है। तो सेम वही चीज़ है, उन्होंने मीटिंग अपने अंडर में करवाई और उन्होंने संरक्षण देने का मतलब क्या होता है कि कोई अटैक अगर करता है तो पांडे सीधे सीधे से अटैक माना जाएगा उस पर, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका। ये कौन है? चलो भैया जाओ। हाँ, अब बात करते हैं किसकी भाई, संगम काल के राज्यों के बारे में बात करें। तो मैंने आपको बताया कि कितने राज्य हैं टोटल, स्टार्टिंग से चर्चा करते आ रहे हैं। कितने राज्य हैं टोटल? 3। हल्के में मत लेना भाई, ये बंदे तो ऐसे थे जाके इंडोनेशिया, थाईलैंड, जकार्ता सब पे कब्जा कर लिया। हाँ हाँ हाँ, ओपन है यार, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, भूल जाता हूँ मैं ना तो रह जाता मामला ठीक है, अब आदत हो गई है मेरे को, ओपन कर लेता हूँ, पहले भूल जाता था मैं। ठीक है, आओ चलो आगे बताता हूँ आपको। और क्या कह रहा है आपका, संगम काल के जो सबसे, ये जो 3 है गाइस, इसमें सबसे प्राचीन जो है ना वो चेर, सबसे प्राचीन, मैंने पांडे बोला, सबसे प्राचीन क्या हमारा चेर, इसको मतलब ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कोई पूछे आपसे सबसे ओल्डेस्ट क्या है आपका, तो चेर डायनेस्टी है, ठीक है ना। अच्छा, चेर का मतलब क्या होता है गाइस, ऐसा इलाका जहाँ पे हिल्स हो, जहाँ पे क्या हो, पहाड़ियाँ हो, माउंटेन्स हो। तो यहाँ पे तो बहुत सारी माउंटेन है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है, प्लस में यहाँ पे कार्डमन हिल्स हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी हिल्स हैं, तो बहुत सारी पहाड़ी, तो ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऊटी है ना एक हिल स्टेशन है ना, जैसा हमारे यहाँ पर लोग शिमला जाते हैं, ऐसे एक ऊटी एक हिल स्टेशन जो उस तरफ फेमस है, ठीक है ना। तो उधर ही माहौल बड़ा ठंडा ठंडा रहता है। एक क्वेश्चन आया सीजीएल, इस बार सीजीएल मेंस में, कि ऐसा इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर एंड द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एवरेज टेम्परेचर इज 0 या लोवेस्ट। क्या कहना चाह रहा है ये, कह रहा है इन, और 4 ऑप्शन दिए थे, सवाल को ध्यान सुना, कह रहा है इन 4 ऑप्शन में से बताना आपको कि किस जगह का औसतन तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर सबसे कम होगा। अब ये सवाल बंदा कहाँ से पढ़ेगा, तो इसके पीछे ना एक कॉमन सेंस का लॉजिक है। ऐसे इलाके गए जो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे समुद्र के किनारे होते हैं, ऐसे इलाके जो कहाँ पे
वो सारे के सारे इलाके में गर्मी होती नहीं है, ना सर्दी होती है। तो अभी आप मुंबई जाओ, आपको स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना वहाँ पे गर्मी का सीन है, ना वहाँ कुछ सर्दी का सीन है, ठीक है ना। नहीं, कभी ठंडी पड़ती ना, वहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है कभी, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र जो है वो उसके से प्रभावित रहता है। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जो कोस्टल इलाका था। तो ये अब हमें ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ना चालू करें ऐसे कौन कौन सा, ऐसा होगा ही नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे इलाके जो कोस्टल इलाकों में होते हैं वहाँ पे ना तो ठंड पड़ती है ना ही, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसका फिनोमेना। अब मैंने शादी कर ली है गुजरात की एक लड़की से, शादी मतलब घर वालों ने करा दी, कहीं तुम कुछ और ही सोचो। मैंने शादी किससे की? गुजरात की एक लड़की से। गुजरात भी क्या है आपका? एक कोस्टल इलाका है। अब वो यहाँ आके दुखी है, दिल्ली की गर्मी, ठीक है ना, तो हर समय एसी चलाना है, ठीक है ना, और सर्दी से भी दुखी है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी जब बहुत होती है ना, सर्दी बहुत, तो लोग एक शॉल डाल लेते हैं। बहुत सर्दी होगी तो एक शॉल डाल लेंगे बस, वही पतली सी। नहीं नहीं, कोई खास बाढ़ की नहीं। अभी कलकत्ता में आ तो रखा है बाढ़। कल मेरे एक स्टूडेंट जो कलकत्ता में था उसने स्टेटस लगाया था, और मैंने न्यूज़ भी देखा था, कलकत्ता में बाढ़ आ रही है इस समय, बंगाल वाले इलाके में बाढ़ आ रही है इस समय। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आता है, तो सुनामी बाढ़ ये सब तो चलता रहता है, उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? चेर। चेर का मतलब क्या होता है? हिली एरिया। चेर का मतलब क्या हो गया? हिली एरियाज, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से याद करो, हमने जब पहली दूसरी क्लास पढ़ी थी, जब हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा, वह ब्राह्मण पढ़ा, ये सब कुछ। तो हमने एक बुक पढ़ी थी ऐत्रेय ब्राह्मण, आप लोग चेक कर लेना, पढ़ा था, ये नोट्स में होगा आपके। उसमें ना इस वंश की जानकारी मिलती है हमें, उसमें इस वंश की जानकारी। कमिटमेंट करके फंसा। अब जैसे इनका इंटरव्यू है तो मैंने बोल दिया था मैं चल लूँगा, अब चलो। इनका जे का इंटरव्यू है इसमें 30 कोड में, ठीक है, करें भाई। तो हमने जो पीछे पढ़ा था गाइस ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें इस वंश की जानकारी है, और इस चेर वंश को वहाँ पे चेरा पद कहा गया है। क्या कहा गया है? लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि इस हम लोग इस वंश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 100 BC के अराउंड है ना भाई। लेकिन वो तो हमारा 2500 BC का लिखा हुआ है, 2000 BC का लिखा हुआ है, 1000 BC का लिखा हुआ है। यानी ये पहले भी था, ये पहले भी, बस इनके पास इन्हीं की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी बुक्स में इनकी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और देखो आप लोग। अच्छा, अशोक ने भी अपने दूसरे शिलालेख में इन्हें केरल पुत्र कहा है, देख लेना, हमने लिखा है ये पॉइंट भी। अशोक का जो सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको इन्होंने क्या कहा, ये केरल ही तो है, कर्नाटक और केरल वाला इलाका है ये, तो केरल में इनको केरल पुत्र भी कहा है। तो अशोक के टाइम पे भी इनका मेंशन है, इससे पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में भी इनका मेंशन है। आगे और क्या कह रहा है और देख लो आप लोग। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं चेर वंश के बारे में। तो सबसे बड़ा है, सबसे ओल्डेस्ट है, क्या ये सबसे, कैसा ये इलाका, कैसा? चेर का मतलब क्या होता है? ऐसा इलाका जो पहाड़ों से क्या हो, घिरा हुआ है। अच्छा, इनका वो देखो आप, इनका वो था गाइस, ये क्या नाम है, फ्लैग। इनका फ्लैग कैसा है आपका ये, मतलब कि जिस पे धनुष बना हुआ है ऐसा कुछ। इनकी कैपिटल है गाइस बंजी, है ना, या कुरूर कह लो आप लोग। इनका राज्य के चिन्ह क्या है? धनुष। इनका राज्य के चिन्ह क्या है? धनुष। मतलब ऑफिशियल जो सिंबल है। बंजी बंजी जंपिंग करते होंगे पहाड़ों से, पहाड़ी तो इनका है ही इलाका, ठीक है ना। इस वंश का प्रमुख शासक, प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है गाइस आपका? कोस्टल इलाका। भाई जाहिर सी बात है, समुद्र के किनारे तो इनके डॉकयार्ड्स होंगे, बंदरगाह होंगे, जहाँ से ये लोग क्या करते होंगे, बाहर बिजनेस करते होंगे, ठीक है ना।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे। तो ये लोग बाहर व्यापार करते थे, उनके पास एक बंदरगाह था जिसका नाम था मुजरिस। और ये लोग, ये प्रूफ मिला हमें कि हम लोग वहाँ, ये लोग जो है रोम कंट्री से ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि हमने जब यहाँ पे खोदा तो हमें उनके स्टैम्प्स मिले, उन्होंने जब खोदा तो इनके स्टैम्प्स वहाँ मिले, तो इससे प्रूफ हो गया कि रिलेटेड थे। और क्या कह रहा है आपका भाई, चेर वंश में, इस वंश का जो पहला राजा है, फर्स्ट जो एम्पायर है उसका नाम है उदयन जरेल। क्या नाम है इसका, उदयन जरेल नाम है एक्चुअली, ठीक है ना। और इसका अगला शासक है सेन गुटवन। हालांकि एग्जाम में इसको मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, आप लोग देखना तो बताना मुझे, ठीक है ना। और पहला राजा कौन है, उदयन जरेल नाम है। दूसरा कौन है, शेन गुटवन। और शेन गुटवन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक रिनाउंड किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस राजा है ना। मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली राजा होता है। देखो दो तरह की चीज़ें हैं, किसी डायनेस्टी में बहुत सारे होते हैं, जैसे मुगल में सब बहुत सारे हैं, लेकिन आपने नाम सुना अकबर का, या आपने नाम सुना अशोक का, या आपने नाम सुना केवल चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जो उस वंश में जो सबसे पॉपुलर राजा होगा, जिसने अचीव किया होगा कुछ, उसी की वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसने अटैक वटैक किए हो या कुछ किया, उसे झंडा भी ले रखा है इसने, वो धनुष वाला, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहा है आपका। अच्छा, इस वंश का जो अगला शासक था गाइस, उसका नाम था आदि गमान, ठीक है। और इसने गन्ने की खेती जो है केरल साइड में प्रारंभ की, साउथ की साइड में गन्ने की खेती इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई है, तो ये याद रखना आपको। और ये जो वंश है गाइस, ये 190 AD में गाइस, यानी 200, देखो सुनो, ये नंबर सिस्टम याद है, नंबर लाइन याद है ना, ये हमारा क्या है 0, इससे पहले ईसा मसीह से पूर्व, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो इसमें लगभग 200 ईस्वी के आसपास ये वंश क्या हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और इस वंश ने कभी भी अपना कमबैक नहीं किया। कुछ कुछ ऐसे वंश भी हैं गाइस, हम पढ़ेंगे आगे, जो दोबारा से क्या कर लेते हैं, कमबैक कर लेते हैं। कुछ टाइम जैसे बुरा समय आया, कहीं पे नौकरी कर ली, गुजारा कर लिया, और जब मौका आया तो वापस से क्या बन गया वो, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या वंश है हमारा गाइस, तो इसमें सबसे बड़ी चीज वही संगम, 3 संगम हुए ना इनके टाइम पे, उसका प्रोटेक्शन किसने दिया था, पांडे ने दिया था। और पांडे का मतलब होता है गाइस, प से पांडे, प से प्राचीन देश, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इनकी राजभाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या इनकी, तमिल है। और क्या कहते हैं ये गाइस, ये जो सोसाइटी, ये जो पांडे राजवंश था ना, ये मैट्रियाकल सोसाइटी थी। कैसी थी, बोले तो मतलब महिलाओं को तवज्जो देते थे लोग, महिलाओं को वैल्यू देते थे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया मैट्रियाकल, मतलब कि महिलाओं की चलती थी। दूसरा और क्या कह आपका, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था ये, ठीक है ना, मतलब पर्ल्स जो होता है ना, जो गले में पहनते हैं, उसके लिए। पांडे राजाओं ने ही 3 संगम हमने पढ़ा कि आयोजित किए थे, और उनका स्पॉन्सरशिप किया, उनका खर्चा झेला। तीनों का रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला। पांडे में और क्या है, अच्छा, ये जो पांडे है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है गाइस, तो हमने याद करो कि चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त अटैक किया था कहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर पे। कहाँ अटैक किया था सर, उसकी बेटी का क्या नाम था, हेलेना। हेलेना से क्या कर ली उसने, शादी के साथ दहेज में कौन आया था, हाँ, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने दहेज में नहीं आया था, एक्स था। हाँ बोलो बोलो, हाँ, उसका राजदूत से, हाँ, और उसका राजदूत बना के उसको कहाँ भेज दिया। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे मतलब कहीं एग्जाम में मत लिख के आ जाना तुम लोग, कहीं एक्स था, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और ना ही वो दहेज में आया था, लेकिन रह ऐसे ही रहा था जैसे दहेज में आया है वो यहाँ। हाँ नहीं, अल्लाह का भाई नहीं था, कोई भाई नहीं था, कोई लेना देना नहीं था अल्लाह से। वो वहाँ पे उसके पिताजी के वहाँ नौकरी कर रहा है, वो सेनापति है उसका। सेल्यूकस निकेटर खुद सेनापति है किसका, अलेक्जेंडर का, है ना। अलेक्जेंडर खुद चेला है किसका, अरस्तु का। अरस्तु किसका चेला है, सुकरात का। और सुकरात किसका चेला है, प्लेटो का। सीक्वेंस याद है ना, 3 यहाँ पे मूर्तियां लगाई थी मैंने, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेगास्थनीज जब भारत आया, भाई साहब मेगास्थनीज के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे क्वेश्चन पूछे मैं एग्जाम में। उसने किताब लिखी इंडिका। क्या किताब लिखी उसने यहाँ के समाज को बताया कि यहाँ की सोसाइटी 7 हिस्सों में बटी। कितने हिस्सों में गाइस, ध्यान रखना, मैंने बोला किताब का नाम है इंडिका, ना कि पैक्स इंडिका। एक किताब और भी है मार्केट में जिसका नाम है पैक्स इंडिका, वो शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर कुछ टाइम तक कांग्रेस में MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बहुत अच्छी इंग्लिश उनकी है, इंग्लिश के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते हैं वो शशि थरूर, ठीक है ना। उनकी वाइफ की हत्या हुई थी, उस पर उनको आरोप भी लगा था।
खैर कोई बात नहीं। तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका। और इंडिका में ही उन्होंने बताया किसके बारे में? पांड्यों के बारे में। किसके बारे में बताया उन्होंने? तो ध्यान रखना कि इस पांड्य वंश की जानकारी जो है वो किसकी बुक में मिल रही है हमें? अब ये बंदे तो लिख नहीं रहे हैं बेचारे, जैसे तैसे उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी, वो भी बेकार चला गया। 3 मीटिंग का एक ही बुक छपी, वो तोलका पीएम वाली, बस, और कुछ छपाई भी नहीं। ठीक है ना, खाया पिया पचा लिया सबने सरकारी खर्चे पे। ठीक है ना, कुछ खास बेनिफिट नहीं हो पाया। लेकिन मेगास्थनीज की बुक में इनकी जानकारी है। अच्छा, इनकी राजधानी क्या थी? मैंने आपको बताया मदुरई इनकी राजधानी थी। पांड्य वंश का जो एरिया था गाइस, वो तमिलनाडु के साउथ वाला पार्ट था। तमिलनाडु में भी कौन सा पार्ट था? जो नीचे वाला पार्ट है वो वाला पार्ट ज़्यादा था। और आगे इनका सिंबल क्या था? इनका वो क्या था? झंडा, फ्लैग, मछली बनी हुई थी। ठीक है ना। उनका क्या था? इनका धनुष था। इनका क्या था? धनुष था, है ना भाई। इनका बो था, इनका फिश था, इनका टाइगर है, अभी देखेंगे आगे। और क्या कह रहा है आपको? और देख लो, पांड्य वंश में इनका जो पहला राजा उसका नाम है नोडियोन। क्या नाम है इसका? और ये लोग समुद्र की पूजा करते हैं। समुद्र की पूजा की जहाँ तक बात है, तो यकीन मानो जो व्यक्ति किसी भी प्रसिद्ध नदी के किनारे रहता है वो उसकी पूजा करता है। मैं जैसा मानता हूँ, आप कभी जाना शाम को, कभी अगर यमुना बैंक के आसपास अगर आप ट्रैवल करो तो लोग भले ही नाला हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिया जलाते ही होंगे। ठीक है ना। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो पूजा करते ही हैं। एक बात आपको और भी बता दूंगा कि जहाँ पे महान शक्तियाँ रहती हैं वहाँ पे कास्ट सिस्टम खत्म होता है। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो गणेश चतुर्थी, ठीक वैसे ही अजमेर शरीफ दरगाह जो कहाँ है? अजमेर में, वहाँ बहुत सारे हिंदू हैं जो वहाँ पे जाते हैं। ठीक वैसे ही कामाख्या देवी टेम्पल जो असम में है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होंगे जो उस मंदिर में जाते होंगे, मत्था टेकते होंगे, पक्की बात है, टेकते होंगे। समझ पा रहे हो लोग? तो ये जो हिंदू मुस्लिम का जो दिखता है हमें, वो दिखता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन कभी आप किसी बड़ी शक्तिपीठ पे अगर जाओगे आप, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको मुस्लिम जाते हुए नजर आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। आगे की बात करें तो ये समुद्र की पूजा करते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन हुआ। ठीक है ना, कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, जब 5th सेंचुरी आई ना गाइस, 500 AD, लगभग 400 AD, 400 से क्रॉस करने में 500 आता है, तो ये पांड्य वंश क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। इसका जो मतलब ये खत्म हो गया लगभग 200 AD के आसपास, और ये खत्म हो गया लगभग 400 AD के आसपास। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी? और भी कुछ है इसमें। अच्छा, पांड्य में कुछ और भी है गाइस। इनका आर्किटेक्ट बहुत तगड़ा है। पांड्य वंश का क्या तगड़ा है? ये बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये तो इसके पिक्सल फट गए हैं। अगर इसको जूम करते ना और HD में देखोगे तो आंखें आपकी टिकेंगी इस पे। एक एक क्राफ्ट दिख रहा है ना इसका, कैसे कैसे डिजाइन किया है। ऐसा नहीं खाली प्लास्टर मार दिया है। हाँ, जयपुर का नहीं है, साउथ का आर्किटेक्ट है। साउथ में जो मंदिर बनते हैं वो कौन सी शैली के होते हैं? नहीं, हमारे इंडिया शैली पता है? शैली क्या होता है? तो आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स, चीज़ों को करने का तरीका। तो साउथ में जो मंदिर बनते गए उसको हम द्रविडियन शैली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जो नॉर्थ में बनते हैं वो नागर शैली, और जो बीच में बनते हैं सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पे बीच में कौन सा स्टेट है? MP। MP में कौन सा मंदिर? खजुराहो। MP में कौन सा मंदिर? खजुराहो। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो बेसर शैली के एग्जाम्पल है। किसके? तो द्रविडियन आर्किटेक्ट, नागर आर्किटेक्ट और बेसर आर्किटेक्ट, इन दोनों का मिक्स, बेसन जैसे मिक्स कर देते हैं। ऐसे बेसर शैली से आप रिलेट कर लेना। तो क्वेश्चन GD में आया था, मैंने आपको बताया था कि राम मंदिर कौन सी आर्किटेक्ट पे है? तो राम मंदिर का है नॉर्थ में, साउथ में? ये सेंटर में है, नॉर्थ में। तो राम मंदिर का आर्किटेक्ट कैसा होगा? ठीक है ना। आगे की बात करें, ये जो कौन से किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो पांड्य वंश की कैपिटल क्या थी? इसको ना सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है गाइस। क्या कहा जाता है? मदुरई को फुल यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और गाइस एक टेम्पल है बड़ा ही फेमस, क्या? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है ना। तो ये यहीं पे फेमस है। और ध्यान रखना आप लोग, ये जो टेम्पल्स का टॉपिक है ना, ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। अभी भी है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आता ही है मीनाक्षी मंदिर का 500 बार। आप देखना, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु कह लो या फिर मदुरई में कह लो, आप लोग एक ही बात है। ठीक है ना। दिल्ली कह लो या मंगोलपुरी में कह लो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये जो मीनाक्षी टेम्पल है गाइज, ये कहाँ पे है? ये मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। किसने बनवाया इसको? पांडे ने। किसने बनवाया इसको? पांडे ने बनवाया। आगे बढ़ जाएं।
और इस वंश का जो सबसे फेमस राजा है उसका गाइस, उसका नाम है नेडुजेलियम। ये तो कोई दिक्कत नहीं, राजा को इतना कोई क्वेश्चन नहीं आया। और 5वीं सदी में खत्म हो गया वंश। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा वंश कौन सा बचा हमारे पास? चोल वंश। ठीक है ना। इनका फ्लैग कैसा है? थोड़ा शेर है, लेकिन हल्के वाला शेर लग रहा है, लेकिन खत्म मतलब एम्पायर देख रहे हो ना आप लोग, शेर की शक्ल में मत जाओ आप लोग, है ना भाई साहब। वहाँ थाईलैंड पे जाकर के थाईलैंड पे जाके अटैक करके थाईलैंड में थाई मसाज लेते थे ये लोग। ठीक है ना। इनका आप देखोगे कभी, आप जाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, हिंदू टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ है? कहाँ पे है वो? इंडोनेशिया में है। तो इस बंदे ने वहाँ जा करके, अभी वहाँ पे ना जब एक्सकावेशन होता है, जब खुदाई होती है ना, तो हिंदू गॉड गॉडेस की मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे, गणेश जी की मूर्ति मिलती है, किसी की मूर्ति मिलती है। इसका कारण क्या है कि हम वहाँ तक रूल कर चुके हैं। फोटो में तो खैर ज़्यादा दिखा दिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी ले लिया, लेकिन उतना नहीं था, थाईलैंड तक था आपका। ठीक है ना। तो ये धीरे, ये जो चोल एम्पायर था, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जो चोला, देखो सुनो, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चोल, चेर, और ये जो हमने पढ़ा अभी पांडे वंश के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा हमने? चेर के बारे में पढ़ा। ये दोनों वंश खत्म हो गए थे 200 एडी में और 500 एडी में। लेकिन ये जो वंश है गाइज, ये पहले एक बार खत्म होता है, फिर दोबारा कम बैक करता है लगभग 200-400 साल के बाद दोबारा। मतलब इसके जो बंदे हैं वो जिंदा हैं, अपने आप को चुपचाप सर्वाइव करवा रहे हैं, और मौका मिलता तो ये 9th सेंचुरी में दोबारा कम बैक करते हैं। और जब 9th सेंचुरी में कम बैक करते हैं, जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, जैसा मैं पढ़ाऊंगा इसी में ही, तो वो सारा का सारा एम्पायर दोबारा से क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ है। आओ देखो सुनो, इसका मतलब होता है नया देश। इसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब था गाइज? इसका मतलब था वो हिली एरियाज। किसका? चेर का। इसका पांडे का क्या मतलब था? प्राचीन देश यानी ओल्डेस्ट। और इसका क्या मतलब है? न्यू। ठीक है ना। अच्छा, और चीज़ इसके बारे में पहली जानकारी गाइज हमें एक बुक से मिलती है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। उस बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और वो बुक किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी है? ये ग्रामर के ऊपर है ये बुक। किसके ऊपर है ये? ग्रामर के ऊपर। ठीक है ना। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित है। तमिलनाडु के, ये तो चलो कोई बात नहीं। इनकी पहली राजधानी क्या थी? उरईयूर। क्या थी राजधानी? इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इनकी जो मेन कैपिटल थी गाइस वो तंजौर थी। ठीक है ना। मेन कैपिटल क्या थी? तंजौर। 2 कैपिटल थी इनकी, होती है जैसे अंग्रेजों के टाइम पे थी। आगे की बात करें और क्या कह रहे हैं? इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ बोले तो क्या? टाइगर। मैंने आपको दिखाया था। ठीक है ना। और ये लोग क्या करते थे? अच्छा, ये फेमस कैसे होते थे? ये बिजनेस करते गए। किसका बिजनेस करते थे? कॉटन का। किसका बिजनेस करते थे? कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल समझते हो ना आप लोग? कपड़ों का, है ना। अच्छा, चोल वंश का जो पहला राजा था गाइज, जो पहला रूलर था इसका, उनका नाम था उरुवर हरे, है ना, जो भी नाम था। बट मैंने कहा ना, इस वंश के राजाओं का उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। और इस वंश का जो सबसे फेमस राजा था उसका नाम था करिकाल। ठीक है। मैंने कहा नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आगे और देखो आप लोग। अच्छा, ये जो बंदा है करिकाल, कौन बंदा? ये जो बंदा जिसका क्या नाम है? करिकाल है। ये क्या करता है भाई? ये ना श्रीलंका को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? और वहां से 12,000 बंदों को पकड़ के लाता है। श्रीलंका को जीत लेता है और 12,000 लेबर को पकड़ के लाता है, और यहाँ ला करके उनसे मजदूरी करवाता है। क्या करवाता है उनसे? मजदूरी में क्या करता है वो? उस पर कावेरी रिवर जो बहती है ना यहाँ पे, उस कावेरी रिवर के भाई ये बांध बनवा रहा है उनसे। किससे? अपने बंदों से बनवा रहा है। ठीक है ना। किससे बनवा रहा है? श्रीलंका से लेबर ला करके। भारत का पहला बांध था ये। अच्छा, करिकाल जो है वो एक बंदरगाह भी बनवाता है जिसका नाम है पुहार। ठीक है ना। और बाद में इसका नाम जो है कावेरी पट्टनम भी हुआ इसका नाम। ठीक है ना। अच्छा, ये जो चोल वंश है गाइज, ये 5वीं सेंचुरी आते आते बहुत ज़्यादा क्या हो गया? ठीक है ना। और जब ये कमज़ोर हो गया तो ये इन्होंने अपने आप को ख़त्म नहीं किया, चुपचाप से ये सामंतों की तरह जीवन जीने लगे। व्हाट इज सामंत? मतलब कि फ्यूडल लाइफस्टाइल। मतलब किसी जो, मतलब देखो, जैसे पहले इन्होंने अच्छा जीवन जिया। अच्छा, ये जो मैंने फोटो दिखा रखा है इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, ये 9th सेंचुरी की फोटो है, अभी की नहीं है ये। समझ रहे हो लोग? तो ये लोग 400 के आसपास ये लोग खत्म हो गए। 400 के आसपास क्या हो गए? ये लोग खत्म हो। सिर्फ श्रीलंका को जीता। किसको जीता? सिर्फ। और जब 400 में ये लोग वीक हुए तो जो राजा बने नेक्स्ट, उनके अंदर ये लोग काम करने लग गए कि भाई हमें नौकरी पे रख लो। फिर जब मौका मिला दोबारा से, है ना, 200 300 400 साल इन्होंने वेट किया, पेशेंस रखा, और दोबारा से ये कमबैक इन्होंने, लेकिन सिर्फ इन्होंने कमबैक किया, उन लोगों ने नहीं किया। ना तो चेरों ने किया, ना ही पांड्यों ने किया।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि 8वीं सेंचुरी में इनका दोबारा से कमबैक होता है। और क्या कह रहा है आपका, अब बात करते हैं ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संगम वंश। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें 3 आते हैं, चोल, चेर और। अब हमें ये पढ़ना है कि इनकी इकोनॉमी चलती कैसे थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी वो हमें पढ़ना है। तो भैया इकोनॉमी में ना सबसे पहले होता है ये टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, मैंने आपको बताया, और इसके अलावा मसाला स्पाइसेस का बिजनेस करते थे ये लोग, और इसके अलावा पर्ल्स का, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे काम होते थे, है ना। पशुपालन जिससे पैसा आएगा, मोती जो चूंकि समुद्र के किनारे, तो सीपीओ में क्या बनेगा, मोती, तो मोती बेच करके फैशन के उसमें वो लोग करते थे। तीसरा वो लोग करते थे क्या, मसाले का, केरल में मसालों के लिए फेमस है, कॉफ़ी वहाँ सस्ती मिलेगी आपको, और बाकी स्पाइसेस भी सस्ते मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कार्डामन हिल्स मैंने बताया आपको, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इनके समय में सूती वस्त्र पूरे दुनिया में फेमस, जो यहाँ पे सूती वस्त्र बनता था, टेक्सटाइल का बिजनेस होता था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या हुआ, इनका बिजनेस कैसा था, ये तो हमने पढ़ा क्या, इनकी इकोनॉमी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इनका बिजनेस कैसा है, ठीक है ना। तो ये लोग भाई रोम से व्यापार करते थे, किससे व्यापार करते थे ये लोग, रोम से, इटली रोम से व्यापार करते थे। हमें कैसे पता चला, मैंने कहा ना, तमिलनाडु में एक जगह है गाइस, अरिकमेडु, इसके रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे, ये लोग शिप के थ्रू या इससे। तो इसका रीज़न क्या गाइस, तो हमें ना कॉइन्स मिले हुए हैं, रोमन कॉइन्स मिले, कहाँ से, तमिलनाडु में, ठीक है ना। इससे प्रूफ होता है कि, और उनके वहाँ भी कॉइन्स मिले हमारे, इसकी वजह से प्रूफ होता है। कास्ट सिस्टम कैसा था भाई, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत तगड़ा कास्ट सिस्टम था, समझ आप लोग। एंशियंट टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर पढ़ा हमने भाई, कोई अगर ऐसा बंदा होता जो लोअर कास्ट का होता था ना, तो उसके पीछे एक कपड़ा बांधते थे, उसके आगे एक मटका रख देते थे, पसीना टपकेगा तो उसी मटके में टपकना चाहिए, और जहाँ जहाँ चले वो फुटप्रिंट्स उसके मिट जाने चाहिए। इस तरह का कुछ कास्ट सिस्टम था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ में भी कास्ट सिस्टम नॉर्थ से ऑपोजिट था। साउथ में जो कास्ट सिस्टम था वो इसका नहीं था, जातिवाद का नहीं था, वो था अमीर गरीब का। अमीर गरीब का तो एक कास्ट होता है ना, जो सेम कास्ट में हो सकता है। आपके चाचा ताऊ के पास मान लो फॉर्च्यूनर है, आपके पास नहीं है, तो आपको वो डिफरेंस फील होगा। कास्टिज्म क्या है, एक तरह का डिफरेंस फील करने का ही तो एक मेथड है एक तरह का, ठीक है ना। तो नॉर्थ में तो जातिवाद का था, लेकिन साउथ में किसका था, अमीर का और गरीब का, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। तो संगम काल जो था उसमें उत्तर भारत के बिल्कुल ऑपोजिट जाति व्यवस्था थी गाइज। यहाँ सामंत और दास में जीवन बढ़, मतलब या तो एक राजा होगा या उसका दास होगा, उसका स्लेव होगा, ठीक है ना, या तो राजा होगा या फिर उसका स्लेव होगा, बस, ठीक है ना। यहाँ वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी। कास्टिज्म जो हमने पढ़ा ना, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, वो यहाँ पे नहीं था। और क्या कहते हैं, और इनका धार्मिक जीवन, इनका रिलीजियस जीवन कैसा था, हमने सबसे पहला पढ़ा इनका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल। ये लोग क्या करते थे, टेक्सटाइल का बिजनेस, मोतियों का बिजनेस, पर्ल्स का बिजनेस, मसालों का बिजनेस, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, खेतीबाड़ी, सब करते थे। फिर हमने पढ़ा व्यापार, तो ये लोग रोम से व्यापार करते थे, है ना। हमें कैसे पता चला, हमें, ठीक है, सिक्के मिले हैं। फिर हमने पढ़ा इनका क्या, कास्ट, इनका जीवन कैसा था, कास्ट सिस्टम कैसा था, सोसाइटी में कैसा वो था। तो यहाँ पे राजा और दास का सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जैसे चारों वर्ण व्यवस्था नॉर्थ इंडिया में थी, वैसा सिस्टम नहीं था। चौथी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, रिलीजन वाइज कैसे थे ये लोग। तो ध्यान रखना, ये लोग ना सारे के सारे हिंदू ही थे, और प्रमुख देवता जो थे वो मुर्गन थे, जो कि वर्तमान में इनको सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। और ये लोग ना, ये जो मुर्गन देवता है ना, ये बेसिकली भगवान शंकर के जो 2 पुत्र हैं उनके, गणेश जी और भगवान शंकर की फोटो आप लोग ने देखी कभी, शिव जी की, उनका फोटो नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी फोटो को घर में रखना चाहिए। इसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न है जिसको कहते हैं शिव परिवार। उसका रीज़न गाइज क्या है, उसका रीज़न है उस फोटो में बना हुआ कोऑर्डिनेशन, उसकी फोटो में बना हुआ परिवार ऐसे चलता है। किससे चलता है, तालमेल से चलता है। किससे चलता है, जब आप लोग परिवार वाले होगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी तो क्या ही बताएं, ठीक है। तो उस समय प्रैक्टिकली पता चलेगा कि किस तरह के घर में कलेश होते हैं। जब 2-3 भाभी आ जाएं, भाइयों में तो बहुत स्नेह रहता है, लड़ाई कौन कराती है ठीक है, लेकिन आगे भविष्य में आप लोग खुद जानोगे। चलो मैं बताता हूँ, भगवान शंकर के गले में क्या है, सांप। सांप किसका प्रिय भोजन है, मोर का। मोर किसकी सवारी है, कार्तिकी, लेकिन तो भी नहीं खा रहा, ठीक है ना। और छोड़ो आप लोग, हाथी और चूहे को देख लो। गणेश जी का कैसा वो है, हाथी का। उनकी सवारी क्या है,
चूहा तो भी बैलेंस है। हाथी और चूहे के 36 का आंकड़ा है। चूहे को देखते हो हाथी उछलना चालू कर देगा, उसकी नाक में घुस जाए, तो आपने कहानियां सुनी होंगी शायद, नाक में घुस जाए, कान में घुस जाए, समझ लो, तो उसको बेचैन, उसको पागल ही कर देगा वो। तो ये बताता है वो फोटो कि ये बैलेंस है। अब ये समझने वाला कोई होना चाहिए, समझाने वाला कोई होना चाहिए, और मैंने तो बहुत कम है, आप कभी इस पर रिसर्च कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा डिफरेंसेस। मैं तो बस एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आगे की बात करें तो ये जो फोटो बना रखी है, ये कोई वैसी नहीं कि 6 हाथ बना दिया, 8 हाथ बना दिया, ये फोटो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लाइफ लेसन की तरह है ना। हिंदुइज्म में जो सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें क्या है, हमारे डेली लाइफ की चीज़ें। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो कार्तिकेय को जो साउथ इंडिया में किसको मानते हैं, कार्तिक, ये किसके भाई हैं, गणेश के, तो इनका रिलीजियस जीवन है, ठीक है। और बात करते हैं किसके, बंदरगाह की, किसकी बात करते हैं हम लोग, बंदरगाह बोले तो क्या, डॉकयार्ड या पोर्ट्स कह लो आप लोग, जो किनारे किनारे होता था, है ना। मैंने पूछा, देखो तीनों का बंदरगाह था अपना अपना, हमने पढ़ा था, तीनों ही के पास अपने अपने बंदरगाह थे, अपने अपने पोर्ट्स थे। चेरों के अपने थे, चोलों के अपने थे, पांड्यों के अपने थे। और क्या क्या भाई आपका, इनका लिटरेचर, गाइस लिटरेचर पे तो सारा कलेश चालू हुआ था, लिटरेचर कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने 3 मीटिंग की, 3 मीटिंग का कोई खर्चा आ गया 1 करोड़, फायदा कुछ हुआ ही नहीं। एक किताब लिखी, ठीक है ना। तो फिर लिटरेचर बना कहाँ से इनका, तो समय के साथ धीरे धीरे जब और वंश आए, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, या जैसे हमने पढ़ा कि वो मेगास्थनीज की किताब में इनका जिक्र हुआ, या हमने पढ़ा ऐतरेय ब्राह्मण में इनका जिक्र हुआ। इस तरीके से इनका बैकग्राउंड क्लियर हुआ, वरना कोई ना जानता, ठीक है ना। अगर दूसरे वाले नहीं लिखते तो इनके बारे में कोई ना जान पाता, बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए भाई, ठीक है। और तमिल, इन्हें तमिलकम या फिर द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। द्रविड़ में तो साउथ के एरिया को द्रविड़ कहते हैं गाइस, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से ऐसे साउथ के लिटरेचर गए, तो याद करो, जब हमारा सेकंड काउंसिल हुआ था, तो तोल्कापियर ने एक किताब लिखी थी ना, तोल्कापियम, वो लिखी गई। एक किताब आगे चल के एक टाइम लिखी गई जिसका नाम था तिरुक्कुराल, या इसको कुराल भी कहते हैं। इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। किसको, ये कुराल जो बुक है ना, इसको तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। जीवक चिंतामणि, ठीक है ना, इसका संबंध जैन धर्म से है। एक बुक का नाम है गाइस, एक बुक का नाम क्या, देखो सुनो, एक बुक का नाम है तोल्कापियर, एक का नाम है कुराल, एक का नाम है जीवक। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, याद करो, आप लोगों को शायद याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी सांसें कहाँ पे ली थी, श्रवण बेलगोला, कहाँ पे ली थी, और वो कहाँ पे है, वो कर्नाटका में। कहाँ पे, वो कर्नाटका ही है, तो कर्नाटका ये, और ये केरल है। तो कर्नाटका भी क्या है, जैन धर्म का हब है। साउथ में भी जैन धर्म है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो वो जैन धर्म से लिया। एक टाइप का ये शिल्पाधिकारम, इसका भी रिलेशन किससे है, भले ही जैन धर्म से, लेकिन साउथ के बारे में मेंशन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई, तो ये सारे बुक्स वगैरह थी। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो आप लोग, बस खत्म हो गया वैसे तो, ये इसमें कुछ खास नहीं था। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, संगम काल के बारे में। संगम काल में कौन कौन से 3 वंश हैं, चोल, चेर, और ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है। पांडे जी तो यहाँ है, और यहाँ पे कौन है, चोल है, और यहाँ पे कौन है, चेर है। अब आगे की शुरुआत करते हैं। भाई इनके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई हिस्ट्री बना लेते हैं, तो कहा कि 3 मीटिंग करेंगे भाई। और मीटिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग, संगम कहते हैं। तो मीटिंग का खर्चा कौन देगा, पांडे। अब चोल वंश से अच्छा 3 मीटिंग हुई, तीनों को बेनिफिट। एक सेकंड मीटिंग में जो, अच्छा पहले मीटिंग के हेड कौन थे, अगस्त ऋषि, कौन थे, सेकंड के भी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में तोल्कापियम, ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, तोल्कापियर ने किताब लिखी, तोल्कापियर। और जो बातें आपने पढ़ी ना, ये 89 राजा, 49 राजा, ये कुछ आने वाला है नहीं एग्जाम में, मैं बताऊँ, कहानियाँ हैं ये रिलेट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं चेर वंश की, किसकी, ये सबसे, इसका मतलब क्या होता है गाइस, हिली एरियाज, क्या मतलब है इसका, और हिल्स हैं वहाँ पे, इसलिए इसका नाम हिली एरियाज है, ठीक है। इनके समय में गन्ने की खेती हुई, इनके खुद के अपने पोर्ट्स थे, पर्ल्स की खेती करते थे ये लोग, ठीक है ना। इनका मैप कैसा था, धनुष बना हुआ था मैप के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रीवियस ईयर देखो तो और रिलेट होगा। दूसरा हमारे पास पांडे वंश, ये 2nd सेंचुरी में खत्म हो गया था गाइस, 200वीं शताब्दी में ये वंश क्या हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। सेकंड नंबर पर आया हमारा क्या, पांडे वंश। इन्होंने 3 संगम तो करवाए, और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई इन्होंने, ठीक है ना। इनकी एक और चीज़, मीनाक्षी टेम्पल गए है ना, एक क्या रिलेटेड है यहाँ पे, मीनाक्षी टेम्पल, कहाँ पे वो, मदुरई में। कहाँ पे वो, मदुरई में। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये मीनाक्षी टेम्पल,
ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? ऐसी जगह जिसको रिजर्व कर देते हैं। जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है, तो अगर कोई जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आएंगे। फिर वहाँ पे कौन आएंगे? तो कमाई किस में होगी? फिर डॉलर्स में होगी। तुम्हारी टिकट 10 की, उनकी टिकट 400 की। देखा होगा आपने, फॉरेनर्स की टिकट महंगी होती है, तो इससे कमाई हो जाएगी। और दूसरी बात गई, जब कोई साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाता है, तो वो एक हेरिटेज है, हमारे पास वो विरासत है। यानी अगर हमारे कल को पाकिस्तान से अटैक हो जाता है, तो किसी भी सूरत में वो ताजमहल पर बम नहीं गिरेगा। समझ रहे हो? अब गिर दे किसी की मत्ती थोड़ी मारी गई है, लेकिन जनरली एग्रीमेंट में यही होता है कि वो किसी भी सूरत में ताजमहल पे, वो किसी भी, ना तो लाल किले पे, ना ताजमहल पे, ना कुतुब मीनार पे बम गिरे, ना हम उनके ऐसे किसी मॉन्यूमेंट पे बम गिरेंगे। ये होता है, ठीक है ना। तो ये साइट, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है भाई, उसको ना, उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कुछ यूनेस्को की तरफ से आता है, कुछ यहाँ की गवर्नमेंट देती है, उसको मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, टूरिस्ट का प्लेस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वंश है? चोल वंश। चोल वंश में आपका, मैंने कहा था कि इस वंश ने 2 बार शासन किया गया है ना। एक बार 8th सेंचुरी में कम किया, एक बार पहले किया था, और इन्होंने काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन भी किया अपना। दूसरा हमने पढ़ा फिर इनकी इकोनॉमी के बारे में कि ये लोग क्या क्या करते थे, मसालों का व्यापार। तो इस मसालों के व्यापार के चक्कर में ही तो अरब के जो देश थे ना, वो यहाँ पे आते थे। अरब के जो देश है या बाकी जो फॉरेनर्स हैं, वो नीचे से आते थे। ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे बढ़ जाएं अब, टाइम अभी है, अभी टाइम। जी के पीपीटी नहीं, मार्च मार्च आज वो आगे की बात करते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट लेवल पे। क्या नेक्स्ट लेवल है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े वंश थे ना, वो सारे लगभग आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब उन वंशों की हम बात करेंगे जो छोटे छोटे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो मेन मेन है वो हमें देखने हैं। ठीक है ना, वो ध्यान में रखना है। तो अब शुरू करते हैं धीरे धीरे कार्यक्रम, मैं आपको बताते चलता हूँ, और देखो आप लोग कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलो आ जाओ, सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग। सबसे पहली बात तो ये, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले गए? छोटे छोटे डायनेस्टीज के बारे में, छोटे छोटे जिनका ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे आते हैं गाइज। जैसे एक वंश आता है गाइज, पहला है वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है गाइज आपका चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य वंश। ठीक है ना। तीसरे पे आता है गाइज आपका पल्लव वंश। कौन सा वंश आता है? पल्लव। चौथे पे आता है आपका गाइज आपका चोल वंश। कौन सा वंश आता है? चोल तो हम पढ़ चुके हैं ना भाई, लेकिन ये 9th सेंचुरी वाले चोल हैं। कौन से वाले हैं? 9th या 8th वाले, जो कम बैक करते हैं अपना, वो वाले। इसके अलावा गाइज आपका नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है अब? राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है ना। इसके अलावा है आपका एक गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार। ठीक है ना, मिहिर भोज वगैरह इसमें थे। इसके अलावा और भी है गाइज आपका पाल वंश, पाल डायनेस्टी। इसके अलावा और भी आपका गाइज सेन वंश। क्या लिख दिया मैंने? 8वां, सेन डायनेस्टी। ठीक है। इसके अलावा गाइज आपका एक है यादव वंश। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, छोटे छोटे ही हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे राजपूत हैं इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राजपूत है, जो लास्ट में लड़ते हैं। ठीक है ना। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें वाकाट। सबके मैप भी दिखाऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। चालुक्य मैंने लिख दिया था ना। अब ये जो चालुक्य आप पढ़ोगे ना, ये चालुक्य 3 हैं। वातापी के चालुक्य, वादामी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य। एक ही कास्ट 3 हिस्सों में बट गई। मान के चलो एक पिता की 3 संतानें हैं, है ना। तो एक को दिल्ली में घर दे दिया, एक को यूपी में दे दिया, एक को बिहार में दे दिया,
तो एक अलग अलग डिवाइड हो गया, सेम वैसे ही एक ही कास्ट से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया एक्चुअली। ठीक है, सातवाहन के अंत के बाद गई, ठीक है ना, एक वंश आता है सातवाहन वंश, ठीक है ना। सातवाहन वंश के अंत के बाद उनके क्षेत्र पर एक वाकाटक वंश आता है, ठीक है ना। इसके सातवाहन भी आगे आएगा, भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। और इनकी राजधानी क्या है आपका, बरार है। इनकी राजधानी क्या है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहा है गाइस, किसकी बात कर रहा है, एरिया वाइज किसकी बात कर रहा है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। और देख लो और क्या कह रहा है आपका। अच्छा, ये जो वाकाटक वंश है गाइस, ये किसको मानते थे, ये कौन थे, ये लोग ब्राह्मण थे, और किसको मानते थे, ये शिव को मानते थे, तो शैविज्म था ये, ठीक है ना। और क्या कहता है, इस वंश के जो फाउंडर हैं, वाकाटक वंश के जो फाउंडर हैं, उनका नाम है विंध्य शक्ति। क्या फाउंडर है ये, विंध्य शक्ति। इस वंश के जो सबसे फेमस राजा हैं, उनका नाम है प्रवर सेन फर्स्ट, उनका क्या नाम है, ठीक है ना। और इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ये क्या होता है अश्वमेघ यज्ञ, हाँ, वो घोड़े को छोड़ दिया ऐसा। इस तरह के 2 यज्ञ होते थे उस समय पॉपुलर, अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ होते थे, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत कमी आता है इससे रिलेटेड। आगे वाकाटक में और देखो आप लोग, इस वंश के एक राजा हुआ, उनका नाम था रुद्रसेन। क्या नाम हुआ उनका, उनका विवाह जो है ना प्रभावती से हुआ। किससे हुआ, प्रभावती कौन थी भाई, तो प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड की और देवी, याद है ना, राजा नारी कॉइन, किंग और क्वीन कॉइन्स चलाए थे राजा ने, उनकी पुत्री थी ये। हम अब रिलेट कर रहा ना ये, तो ये गुप्ता एम्पायर के ही पैरेलल थे, तभी तो शादी करी ना, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के पैरेलल थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ रहे हैं। तो इनकी शादी इससे हुई, ठीक है। और इस विवाह के कारण गुप्त काल और वाकाटक के बीच में हमेशा क्या रहा, फ्रेंडशिप वाला। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी कोई बंदा हारेगा अपनी बेटी की शादी या तो करा देगा, या जीतने वाला उसकी बेटी से शादी कर लेगा, और उसका मामला सेटल डाउन हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी उसके बाद। हमारे गांव में अगर आज भी किसी की शादी कहीं पे होती है, तो अगर हम बता देते हैं ना कि इनकी बेटी वहाँ पे गई है, तो वो फिर एज ए रिस्पेक्ट ही देखा जाता है, चाहे बेटी हो या ना हो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद तक भी रिस्पेक्ट में देखा जाता है, वो चीज़ है। तो ये चीज़ है, तो मैत्रीपूर्ण संबंध आप देखना कभी इतिहास में ऐसा अभी पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया किसके ऊपर, सेलिकस निकेटर पर, उसकी बेटी शादी करी। और मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है भारत पे अंग्रेजों ने भी अटैक किया है। भारत पे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी, डेनिश, ये सब आए, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबको मारा, इनको भी मारा, इनको भी मारा, इनको भी, सबको भगा दिया, लेकिन पुर्तगालियों को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, क्योंकि पुर्तगालियों की बेटी कैथरीन का विवाह जो है किससे हुआ था, इनके किंग चार्ल्स से हुआ था, तो रिश्तेदार हो गए, इसने नहीं मारा। और पुर्तगालियों का इनसे पहले कब्जा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, है ना। तो मुंबई इन लोगों ने दहेज में दी थी किसको, जैसे इन्हीं की थी, ले जाओ, ठीक है ना। लेकिन मुंबई दहेज में दी थी किसने, शादी उधर कर रहे हैं, दहेज इधर दे रहे हैं, ठीक है ना। शादी कहाँ पे हुई, हमें तो पार्टी खाने को भी नहीं मिला, लेकिन दहेज हमारे यहाँ से जा रहा था। तो पुर्तगालियों ने मुंबई दहेज में दी थी किसके, तो मैंने कहा ना, एक बार जब इनका रिलेशन हो गया तो ये लड़ाई आपस में, फिर ये शांति से रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने सबको हमारे लिए तो अंग्रेज सारे ही हैं, नेपालियों को छोड़ करके, जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, हमारे सारे क्या है, अमेरिका से भी जो आएगा वो भी अंग्रेज है, पुर्तगाल से जो आएगा वो भी अंग्रेज है, ब्रिटेन से जो आएगा वो भी अंग्रेज है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं, है ना। अब आप बात करोगे साउथ एशिया की, अगर साउथ एशिया में क्या क्या आता है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ की लोगों की शक्लें लगभग एक जैसी होती है, कुछ कुछ सब, है ना। हम कोई भी देखते पता चला कि ये बंदा यहाँ का है। जैसे अगर कोई ब्लैक निग्रो आया तो आप समझ जाओगे कि वो कहाँ का है, अफ्रीका का है। तो एरिया का जोग्राफिकल से पता चल जाता है हमें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे थे तो यूरोपियन कंटिनेंट के, लेकिन उसमें भी सारे के सारे कैसे थे, ये अलग अलग थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है, कहने का पर्पज़ क्या है कि आप देखोगे कि जब कहीं भी क्या हुआ है, ये मैटरनल अफेयर जो हुए हैं, शादियाँ वादियाँ हुई हैं, उससे कलेश को कम करने के लिए हुआ है, या तो कोई हार गया इसकी वजह से समझौता हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन है, पृथ्वीसेन थर्ड। और वाकाटक की शक्ति जो है ना धीरे धीरे कम हो जाती गई, और इसकी जगह पे नया वंश आया था, कौन सा, चालुक्य वंश। तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी अभी कि चालुक्य वंश जो है वो वाकाटक के बाद आया, गया किसके बाद आया, ये वाकाटक के बाद आया। तो अब इसके बाद नया वंश कौन सा आ जाता है हमारे पास,
चालुक्य वंश। लेकिन मैंने आपको बताया गया तो कि चालुक्य 3 टाइप के हैं, ठीक है ना। एक है वातापी के चालुक्य, एक किसके चालुक्य हैं ये, वातापी के चालुक्य, इसको बादामी भी कहते हैं, ये एरिया की बात कर रहा है ये। एक है आपका कल्याणी के चालुक्य और एक है आपका बेंगी के चालुक्य, और इनके बीच में थोड़े बहुत टाइम डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। बेंगी वाले बाद में है। तो ध्यान रखना आप लोग, सतपुड़ा हिल्स गए, सतपुड़ा समझ रहे हो आप लोग, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं बीच में, और विंध्याचल हिल्स भी यहीं पे हैं, यहीं से नर्मदा रिवर बहती है। तो सतपुड़ा हिल के साउथ में गई, सतपुड़ा हिल के साउथ में चालुक्य वंश वो हुआ आपका, मतलब कि रोज हुआ, ठीक है ना। और इसकी 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताया, वातापी, कल्याणी और बेंगी। और देख लो और क्या कह रहा है आपका, वातापी का वर्तमान नाम क्या है, बादामी है। और इन तीनों चालुक्यों में सबसे वेस्ट में लोकेटेड था ये, वेस्ट मतलब इस साइड में, ठीक है। और इन तीनों चालुक्यों में सबसे पश्चिम में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये जो आपका हम वातापी के चालुक्य पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, वातापी के चालुक्य पढ़ रहे हैं। और इसका फाउंडर कौन है, जयसिंह। जयसिंह इतिहास में बतेरे राजा हुआ जिनका नाम क्या हुआ, जयसिंह। तो राजस्थान के भी 2 जयसिंह राजा फेमस हैं, एक का नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, एक का नाम क्या है, मिर्जा राजा, बहुत ही खतरनाक राजा ही है। और एक का नाम है सवाई जयसिंह, एक का नाम क्या है, सवाई जयसिंह। आपने जंतर मंतर देखा है, वो क्या है, एक तरह का हाँ गुफा है। कहाँ देखा तुमने जो गुफा है, तुम गए हो सीरियसली, कहाँ पे है जंतर मंतर, तुमने कहाँ पे देखा, गुफा है, आप से कोई और गया है, गुफा है, तो मैं पहली बार, किस चीज से रिलेटेड है, वो आइडिया नहीं है। आज से कसम खा लो, जहाँ कहीं भी घूमने जाओगे, यूट्यूब से गाइड ओपन करोगे, उसको समझोगे, ऐसे मुंह उठा के बहुत गलत बात है, कुछ नॉलेज ही नहीं मिला। लाल किले गए, छू के आगे बस ऐसी दीवारें, अब पता तो चले दीवाने आम का मतलब क्या होता है, जहाँ आम के दीवाने दशहरी खाया करते थे पर किसी दीवाने में, ठीक है ना। दीवाने खास का मतलब क्या होता है। तो कहीं भी जाओगे, अब देखो गाइड तो हम करेंगे नहीं, तुम्हें पता तुम गाइड नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। इतना बजट मिडिल क्लास का, और मुझे तो लगता है 1 लाख सैलरी भी हो जाएगी ना तुम्हारी, 2 लाख, तो भी गाइड नहीं करोगे तुम, पक गया था, ठीक है ना। एक्सप्लेन करते हैं, हाँ हाँ, लेकिन गाइड कहीं भी, अब मैं ये आपको गाइड ये बात कह तो रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ने भी नहीं करा। मैं वृंदावन गया तो निधिवन के लिए गाइड करा, 100 रुपये में एक्सप्लेन कर दूँ, मैंने कहा नहीं चाहिए, 100 रुपये मांग रहा था वो एक्सप्लेन करने के लिए, मात्र 100 रुपये। तो किसी दूसरे ने किया था, मैं उसकी बात सुन रहा था, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सुन उसकी बात रहा था मैं ध्यान से, नहीं मैंने नहीं किया गाइड। लेकिन कहीं भी जाना चाहिए तो गाइड करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब खोलो, बड्स लगा लो और आराम से देखते जाओ, तब नॉलेज मिलेगी, तब असली नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो गाइज वो जो जगह है जंतर मंतर, वो एक खगोलविद जगह है, वहाँ से आप सन का टाइमिंग निकाल सकते हो, और स्टार्स का, प्लेनेटोरियंस का डायरेक्शन और टाइम निकलता है वहाँ से, ठीक है ना। आपको पता है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है, 1800 समथिंग में। उसके 100 साल पहले इस बंदे ने, सवाई जयसिंह ने बंद कर दिया था सती प्रथा को। जिस समय आप राजस्थान जाओ, जितने राजस्थान के राजा ना, उनकी चौराहों पे जो मूर्तियां मिलेंगी, वो घोड़े पे बैठे हैं, हाथ में तलवार है। लेकिन एक व्यक्ति की मूर्ति ऐसी मिलेगी जिसके हाथ में किताब है। सवाई, जिस जमाने में लोग लड़ते थे ना, उस समय ये बंदा मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ट्रिग्नोमेट्री पे किताबें लिखा करता था, ठीक है ना। और इस दुनिया में, इस भारत में टोटल 5 जंतर मंतर हैं। टोटल कितने हैं? 5। वो उसमें इसका रोल है, मतलब ये उस समय ये तारों का डिस्टेंस और सूरज का डिस्टेंस और उनका टाइमिंग, ये सब निकालता था वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करता था। और एक जो ऊपर वाला है वो तो बहुत खतरनाक है, उसके बारे में तो तब पढ़ाऊंगा जब मिडवल पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक है। उसको पढ़ाने में हमें 2 दिन लगेंगे, 2 क्लासेस लग जाएंगी ऑलमोस्ट, लेकिन कोशिश करेंगे 1 क्लास में निपट जाए। आगे की बात करें, लेकिन ये भी जयसिंह ही है, लेकिन ये किसका है? ये चालुक्य वंश का जयसिंह है, ठीक है ना। तो ये जो जयसिंह है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक कैरा एक जगह है, जगह का नाम क्या है? कैरा। वहाँ पे हमें ना एक मेटल का एक प्लेट मिला। कौन सा मेटल का गाइज? ताम्र का। ताम्र बोले तो कॉपर मेटल का, कॉपर का प्लेट मिला। जैसे कॉपर के प्लेट पे लिख नहीं देते कभी कभी, वैसे है कुछ कुछ। मैंने जैसे ये मान लो कॉपर का प्लेट है, कुछ ऐसा लिखा हुआ इस पे, ऐसा मान लो। वैसे है नहीं, मुझे मिला नहीं था एक्चुअली, शायद मैंने लिख रखा ही नहीं है,
ठीक है। तो उस पे उसके अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। कैरा अभिलेख, ताम्र अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है भाई? कि जो वातापी का चालुक्य थे उनका संस्थापक फाउंडर कौन है? जयसिंह है। इन्होंने अपनी राजधानी का इस वातापी को बनाया था, इसलिए इसको वातापी कहते हैं। और देखो आप लोग, और क्या कह रहा है आपको, अब याद करो, याद करो आप लोग, हर्षवर्धन याद है? हर्षवर्धन याद है ना? राजश्री, हर्षवर्धन, राजगिरी, है ना? तो जब हर्षवर्धन का एम्पायर बड़ा हो जाता तो वो सोचता ना कि मैं साउथ की तरफ अटैक करूंगा। साउथ में कौन मारता उसको? पुलकेशिन सेकंड। ये वही पुलकेशिन सेकंड है, ये रहा, ठीक है ना। तो पुलकेशिन सेकंड इस वंश का, किसका? चालुक्य वंश का सबसे पॉपुलर राजा है और सबसे महान शासक है। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, हर्षवर्धन ने अटैक किया इसके ऊपर। हर्षवर्धन को तो ये सब तुक्के में मिल गया था एक तरह से। कौन कहेगा कि उसने ट्राई मारा था? भाई की बहन की शादी उसने कराई, तो वो वहाँ पे कैप्चर हो गया, वो वहाँ से वो मिल गया, वहाँ से मतलब मिलता इतना गया। उसने सोचा साउथ भी निपटा लेते हैं। साउथ में उसको मुंह की खानी पड़ी, वो हार गया और नॉर्थ में वापस आ गया। अब हर्षवर्धन तो हार गया, तो अपने हारने की कहानी तो लिखेगा नहीं, लिखेगा सिर्फ किसकी? जीतने की। लेकिन जीता कौन है? पुलकेशिन सेकंड। तो उसने लिखा कि मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया है, ठीक है ना। जीतेगा, जो जीतेगा वही तो लिखेगा, जो हारेगा वो थोड़ी लिखेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है। तो इसने नर्मदा नदी को पार करके, किसने? हर्षवर्धन ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। एक्चुअली क्रॉस इसने किया था, ये उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। और देखो और क्या कह रहा है आपका, इसने दक्षिण भारत, अच्छा हम बात कर रहे हैं किसकी गाइस? हम लोग बात कर रहे हैं चालुक्य वंश की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऊपर से अटैक हुआ, हर्षवर्धन को शांत कर दिया, लेकिन ये खुद बंदा नीचे फैलना चाहता है, ठीक है ना। तो इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया। दक्षिण में कौन सा एक वंश है? इसके बगल में कौन सा वंश है? पल्लव वंश है। कौन सा वंश है? पल्लव वंश है। मैंने आपको जो सीक्वेंस लिखवाया है गाइस, उस सीक्वेंस को देखो आप लोग ध्यान से। यहाँ पे ये पहले हमने पढ़ा वाकाटक, फिर हमने पढ़ा, उसके बाद एक कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है। कौन सा? कब? आज की क्लास में? हाँ हाँ, वो पहलव था भाई, वो पहला, वो विदेशी थे, ये विदेशी थे, ये साउथ इंडियंस है, ठीक है। पहलव को पल्लव मत करो। आगे की बात करेंगे इस, तो इस ये जो चालुक्य वाला था उसने ऊपर हर्षवर्धन को तो शांत कर दिया, लेकिन ये खुद किस तरफ फैलना चाहता था? साउथ की तरफ। तो इसने साउथ में कौन सा वंश चला था हमारा? पल्लव वंश। वो पहलव था, ध्यान रखना आप लोग। पहलव गलत, पल्लव सही। महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पल्लव वंश का राजा कौन है? महेंद्र वर्मन का। और उसकी राजधानी कांचीपुरम को जीत करके एक टाइटल ले लिया, किसका? कांचीकोट का टाइटल ले लिया। अब इनकी ये खानदानी लड़ाई हो गई। पहले किसने मारा? पुलकेशिन सेकंड ने किसको मारा? महेंद्र। और उसकी कैपिटल में भगा भगा के उसको मारा, उसको दौड़ा दौड़ा के, ठीक है ना। तो पुलकेशिन सेकंड ने दोबारा सोचा कि अटैक कर देता हूँ, दोबारा से मजे मिल जाएंगे मुझे। लेकिन जब दोबारा अटैक करता है ना, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, इसका बेटा, किसका? वो उसको मारता है। किसको मारता है? ये जाता है मूड से कि भाई मैं दोबारा हरा दूंगा, दोबारा से कैप्चर कर लूंगा, लेकिन उसको मारता है। और उसका पीछा करते करते कौन? अब नरसिंह वर्मन पीछा कर रहा है किसका? उसको भगाता वहां तक, उसकी कैपिटल तक, उसको हराता है। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। और उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच जाता है और उसको जीत लेता है और वातापी कोंड की उपाधि ले लेता है। ध्यान रखना, ये लोग हमेशा अपने टाइटल के पीछे क्या लगा देते हैं? वर्ड कोंड लगा देते हैं। जो जीतता था उसको, जैसे इन्होंने जीता किसको? कांची को, तो कांची कोंड। उसने जीता वातापी को, तो वातापी कोंड का टाइटल लिया। क्लियर है आपको? तो किसकी लड़ाई चल रही है? पल्लवों की और चालुक्यों की, है ना भाई। चालुक्यों का कौन सा राजा है? पुलकेशिन। पहले अटैक करता पल्लवों के ऊपर। नॉर्थ को तो अब जाने दो, वो तो हर्षवर्धन तो गया एक ही बार में, दोबारा नहीं आया वो। तो पुलकेशिन सेकंड जो राजा है उसने पल्लवों के ऊपर अटैक किया। पल्लवों का राजा कौन है? महेंद्र वर्मन, ठीक है। पल्लवों का राजा कौन है? ये वेंडेटा एक तरह का गाइस, पुश्तैनी लड़ाई, ठीक है ना। तो क्या था? पुलकेशिन सेकंड गाइस, पुलकेशिन सेकंड। उसकी लड़ाई किससे होती है? महेंद्र वर्मन से होती है। वर्मन से ये मार देता है किसको? ठीक है ना। और उसके बाद दोबारा सोचता है दोबारा अटैक करूंगा, तो उसका बेटा कौन है फिर? नरसिंह वर्मन। कौन है इसका बेटा?
लेकिन ये जो है ना नरसिंह वर्मन जो है ये उल्टा पड़ जाता है और नरसिंह वर्मन इसको मारता है, किसको? ठीक है, अब इसके बेटे को बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। तभी तो साउथ की मूवी में खानदानी झगड़ा दिखाते हैं यहीं से इंस्पायर्ड है मुझे तो लग रहा है। ठीक है, आगे की देखो आप लोग। अच्छा, ये नरसिंह वर्मन उसका पीछा करता है, उसको भगाता, उसकी राजधानी तक आ जाता है, ठीक है ना, और उसकी हत्या कर देता है, किसकी? पुलकेशिन। तो जो काम हर्षवर्धन करना चाहता था वो किसने किया? नरसिंह वर्मन ने किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। और देखो आप लोग और क्या कह रहा है। पुलकेशिन सेकंड के दरबार में गई चीनी यात्री हेनसांग भी आया, वही हेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। वो दल बदलू था, उसका किसी भी राजा से कोई लेने देना, भाई तुम लड़ो लड़ो आपस में, हमें कोई मैटर। वो हर जगह का डिनर खा के आ जाता था। हर्षवर्धन में रहे तो हर्षवर्धन का डिनर खाए, पुलकेशिन सेकंड में रहे तो पुलकेशिन सेकंड का खाए, और औरों में भी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। हर्षवर्धन कौन था? चीनी यात्री था, सॉरी हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। पुलकेशिन सेकंड ने राजकीय कवि पुलकेशिन, इनका ये जो पुलकेशिन सेकंड जो मर गया अभी, उसका एक ऑफिशियल पोएट था गाइस, उसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था उसका? रवि कीर्ति। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड के बाद उसका अगला राजा कौन आया? विक्रमादित्य आया, ठीक है ना। विक्रमादित्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे? विक्रमादित्य लिखा हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं, विक्रमादित्य लिखा ना, हाँ तो ये विक्रमादित्य कर लेना, हिंदी में तो ऐसा दिक्कत है। पुलकेशिन सेकंड का बेटा कौन है? विक्रमादित्य है। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी ना भाई, और इनकी राजधानी क्या थी? वातापी। इनकी राजधानी क्या थी? पहले इसने कांची पे कब्जा किया, फिर इसने, अब ये जो विक्रमादित्य है गाइस, कौन? ये किस पे कब्जा करेगा? अब ये कांची पे कब्जा करेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार करके अपने पिता के हार का बदला ले लिया, और अंतिम समय में पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन से पराजय हो गया। समझ पा रहे हो? ये जो बंदा है विक्रमादित्य, इसने हराया, ठीक है ना, और कांची पे क्या कर लिया? कब्जा कर। लेकिन एक लास्ट पल्लव शासक था, ये पल्लव वंश है। कौन सा वंश है ये? पल्लव वंश है। और ये कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। ये कौन सा वंश है? चालुक्य वंश में कौन सा वाला? लेकिन वातापी के चालुक्य। इनकी कैपिटल का नाम क्या था? वातापी था, ठीक है ना। तो कांची, ये जो कांची था उनका जो लास्ट इंपायर था गाइज, लास्ट इंपायर का क्या नाम है? परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन से ये हार जाता है। परमेश्वर वर्मन से क्या कर जाता है? ये हार जाता है। कौन? एंड टाइम तक विक्रमादित्य। उसके बाद और क्या होता है भाई? पुलकेशिन सेकंड के बाद अगला शासक विक्रमादित्य बना। इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया, पिता का बदला ले लिया, अंतिम समय में हार गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अच्छा, विक्रमादित्य के बाद उसका चालुक्य वंश का अगला शासक बना, उसका नाम था विनयादित्य। उसका क्या नाम था? विनयादित्य। समझ पा रहे हो ना आप लोग? पहले है पुलकेशिन, पहले कौन है? किसको हराया उसने? महेंद्र वर्मन को। किसको हराया? और उसकी कैपिटल क्या थी? उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। फिर दोबारा चाहता कि दोबारा सोच रहा दोबारा मजे ले लेगा, लेकिन उसका बेटा कौन है? नरसिंह वर्मन। कौन है उसका बेटा? नरसिंह। वो उसको मारता है, पुलकेशिन सेकंड को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और उसकी कैपिटल क्या थी? वातापी पे क्या कर लेता है? और कौन सा टाइटल होल्ड करेगा? वातापी कोंड का। साउथ वाले जब भी, साउथ वाले को तो हमें पता है इल्ले, ठीक है ना, तो उनका तो उधर अलग ही टाइटल चल रहा है उनका, ठीक है ना। तो कोंड का टाइटल ले रहा है। अब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कोंड का क्या मतलब है भाई। जैसे चोल का मतलब है हिली एरिया, हमें क्या पता है? तुम देखना, हरियाणवी वाला बोलेगा तो समझ में आएगा, बिहारी बोलेगा समझ में आएगा, पंजाबी बोलेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, राजस्थानी बोलेगा तो भी समझ जाएंगे। साउथ वाला क्या बोलते हैं? बिल्कुल ही। और वो पता है उनके बीच में ना टसल भी बड़ा रहता है, आपस में भी लड़ते हैं। और नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो कलेश है ना, वो उन्हीं की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है, ठीक है ना। हम नॉर्थ इंडियन से, हमें संडे को क्या चाहिए? छोले भटूरे, उसमें खुश हैं। लेकिन वो साउथ वाले बड़ा कलेश करते हैं। तभी तो उन्होंने कहा ना कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन, तुमको नहीं पता, वो जानना चाहते कि कौन आया पहले। उनको कलर से भी प्रॉब्लम है, उनका कलर थोड़ा सा क्या है भाई, तो गोरा लड़का हो जाए बचपन में रिश्ता कर देते हैं उधर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? लड़का गोरा हो जाए तो क्या कर देते हैं, लड़की गोरी हो जाए तो भी, ठीक है ना। काले होते हैं। समुद्र के किनारे हीट ज़्यादा भी पड़ रही है वहाँ पे थोड़ी सी ना, तो और समुद्र के किनारे वैसे हीट ज़्यादा नहीं पड़ती, जो मैंने बात बोली आपको, ठीक है ना। लेकिन वो इक्वेटर के पास है। किसके पास है? वो भूमध्य रेखा के पास है। जो भूमध्य रेखा के पास जाएगा वो गर्मी ज़्यादा फेस, क्योंकि पृथ्वी क्या है? बीच से दबी हुई है। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो बेचारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्न कर दिया उसको। साउथ में
नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं रहता है, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे मैं मैपिंग पढ़ानी पड़ेगी ये छोड़ करके। वेस्ट इंडीज़ कहाँ है पता आपको? अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मुझे मैप पढ़ाना पड़ेगा यार। हमने क्लास की शुरुआत इसी से तो करी थी ना, एक बच्चे को मैप की नॉलेज नहीं थी। अब मैं आपसे पूछूंगा फिर, तो अभी ऐसे करोगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ वेस्ट इंडीज़ है कहाँ। तुम में से किसी को पता है वेस्ट इंडीज़ कहाँ है भाई? कोई बता सकते हो पूरे मैप में कहाँ है? अरे रुको ना, नक्शा भी दे रहे हैं यार, इतना खर्चा किस लिए किया है? मैप तो मैं अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन अब बनाने का मन नहीं करता जब सुविधा दे रखी है तो। इससे अच्छा मैप कहाँ मिलेगा, रुको अभी। बताओ, इतना पता है ना क्या है ये? वर्ल्ड का मैप है। इंडिया कहाँ है? न्यूजीलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड कहाँ है? हिस्ट्री छोड़ो, ज्योग्राफी पे आ जाओ। कहाँ है? कहाँ है वो कहाँ है? बताओ। ये तो टर्की है। न्यूजीलैंड कहाँ है? इतने मैच खेले तुमने, मैच लवर्स कौन कौन है भाई, हाथ खड़े करो। हाँ बताओ न्यूजीलैंड कहाँ है भाई? मैच तो देख लिया तुमने, न्यूजीलैंड बताओ कहाँ है? जू आगे आ जाओ, ये साफ दिख रहा है, इतना क्या है? कहाँ कमजोर है यार आंखें, साफ तो दिख रहा है। तो तुम ऐसे बता दो उधर है, मैं समझ जाऊंगा। बताओ किधर है? जूम करूंगा तो आउट हो जाएगा फिर ये। चलो मैं बता देता हूँ आपको, न्यूजीलैंड बताऊं? हाँ, इधर है, ये रहा न्यूजीलैंड, दिख रहा है? यहाँ से बंदे खेलने, चीटिंग क्या है पता होना चाहिए आपको। अच्छा बताओ वेस्ट इंडीज कहाँ है? अच्छा वो देख कलर से कह रहा है कि इक्वेटर के पास होगा। वेस्ट इंडीज कहाँ है? जिस हिसाब से, जिस दिशा में तुम लोग देख रहे हो ना, मैं समझ गया कि तुम्हें नहीं पता है। वेस्ट इंडीज कहाँ है? अब इधर देख रहे हैं। मैच वाले कौन है भाई जिनको मैच पसंद है? बोलो यार, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तुम तो बोलते हो ना इंडिया का वेस्ट इंडीज से मैच है, तो पता तो होना चाहिए वेस्ट इंडीज कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई। कोई नहीं, देश थोड़ी खत्म होगा। यहाँ है वेस्ट इंडीज, ठीक है ना? यहाँ है भाई, ठीक है ना? यहाँ पे कई सारे कंट्रीज मिलके एक ही झंडे के नीचे खेलते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। हाँ, कनाडा इतना बड़ा है। यहीं से लोग मैक्सिको की खाड़ी से जंप करके लोग जाते हैं वहाँ पे इलीगल तरीके से ना, ठीक है? हाँ, और ये है अलास्का, ये अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूनाइटेड। और इसी के बगल में रशिया गए, इसी के बगल, अब मतलब ना रशिया और उसके बीच इतना डिस्टेंस है नहीं, उसके बगल में ही बैठा वो। ये पहले ज़मीन ना अलास्का जो थी वो रशिया का पार्ट था, रशिया ने इसको बेच दिया। अब पछताता है वो। ज़मीन का तो महत्व तो अब बढ़ रहा है ना, जब आबादी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वो चीज़ है। आगे बढ़ जाए, हो गया? चलो आ जाओ वापस। अब हमारा इसके चक्कर में वो छूट गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो एक दिन का नहीं था। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे ना लोग। अरे आजा भाई। अच्छा ये जो बंदा है गाइस, विक्रमादित्य का बेटा कौन है? विनयादित्य। ये विनयादित्य ये कहता है भाई कि, अच्छा विनयादित्य भी ठीक है, विनयादित्य के बाद गाइस क्या हुआ, उसका अगला बेटा आया जिसका नाम था विजयादित्य। विनयादित्य के बाद अगला बेटा कौन आया? ठीक है ना? इसने एक शिव मंदिर भी बनाया, पटदकल में शिव मंदिर बनाया बीजापुर में, ठीक है? और ये मंदिर है बेसिकली, ठीक है ना? और क्या कह रहा है आपको, और देखो आप लोग सुनो। उसका पल्लव वंश आ गया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही।
हाँ, ये गाइस ये जो बंदा है ना, ये जो सुनो मेरी बात, कहानी सुन लो आप लोग एक बार फिर से सुनो। सबसे पहले हमने पढ़ा पुलकेशिन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा हमने, और उसने किसको हराया, महेंद्र वर्मन। किसको हराया इसने, महेंद्र वर्मन। इसको मार दिया। महेंद्र का वर्मन का बेटा कौन हुआ, नरसिंह वर्मन। उसने किसको मारा, इसका बेटा फिर कौन हुआ, विक्रमादित्य। कौन हुआ इसका बेटा, इसने वापस से किसके, कांची के ऊपर क्या कर लिया, अटैक कर लिया। लेकिन लास्ट किंग जो था उसका कौन, परमेश्वर है ना, उससे वो हार गया। आगे नेक्स्ट इसका विक्रमादित्य का बेटा कौन हुआ फिर, विद्यादित्य। कौन हुआ, विद्यादित्य। विद्यादित्य ने गाइस इस जो खानदानी लड़ाई चल रही थी उसको होल्ड लगा दिया। विद्यादित्य ने क्या किया, खानदानी लड़ाई को, ये देखो लिखा है ना, ये जो विक्रमादित्य का बेटा जिसका नाम है विनयादित्य, इसने एक टाइटल लिया जिसको कहते हैं सकलेतर परनाथ की उपाधि, है ना, जिसका अर्थ होता है संघर्ष पर विराम लगाने वाला। मतलब इनकी जो खानदानी लड़ाई चल रही थी, किसकी, चालुक्य वंश और पल्लव वंश, उनकी राजधानी पे कहा भाई हाथ जोड़ लो, माफ करो, अब आगे तुम अपना जानो ना, हम अटैक करेंगे ना, तुम हम पे अटैक करो, बात खत्म है, ठीक है ना। खानदानी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये होल्ड हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वंश कौन सा आएगा जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, चालुक्य वंश की अचीवमेंट क्या है, इनका आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसको ब्रजेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। किसने बनाया, वो चालुक्य ने बनाया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, अब पल्लव वंश, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना, ये हमारा वाकाटक वंश है, इधर हमारा चालुक्य वंश है, और उसके नीचे यहाँ पे पल्लव। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब कंटिन्यू, ठीक है, यही रहने दो आप लोग इसको।